दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी ओर बिहार के अंदर नेताओं की भाषा मर्यादा की सीमा लग रही है। फिलहाल अभी तक भी बिहार के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार का विपक्ष नरेंद्र मोदी के लिए और सत्ताधारी कुछ और नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसका किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं और सच तो यह है कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां जन्म के कारण ही वो भारत के घोषित प्रधानमंत्री। यदि आप समझते भी हो खुद को ऐसा, तो कम से कम अपने व्यवहार में और अपनी भाषा में वो स्तर जरूर लाओ कि आप उसी तरीके का कुछ व्यवहार करते हो। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी खुद, उनके समर्थक ही नहीं, खुद राहुल गांधी मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक और बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के मंच से राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता, क्योंकि मर्यादा की मेरी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि राहुल गांधी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी के परिवार को, राहुल गांधी की पार्टी को, राहुल गांधी के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। यदि जरूरी हो तो उन्हें डॉक्टरों से भी संपर्क करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ और भी राय है, और वो राय यह है कि संभवतः जिस एजेंसी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने के लिए हायर किया है, उसने राहुल गांधी को सलाह दी है कि बिहार बहुत अच्छे लोगों का प्रदेश नहीं है, और इसलिए यदि आप सभ्यता के दायरे में रहकर बिहार के वोट मांगोगे, बिहार में वोट मांगोगे, तो वोट आपको नहीं मिलेगा। तो शायद उसके इशारे पर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, और शिक्षा से भी ज़्यादा संस्कारों का रिश्ता, संस्कारों का स्तर बहुत ऊंचा है। और जो लोग शिक्षावान नहीं भी हैं वो भी मर्यादाओं का पालन करते हैं। और जिसने भी राहुल गांधी को सलाह दी है वो राहुल गांधी का शुभचिंतक नहीं है। और एक तीसरी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि संभवतः राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाली टीम ने, उस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को यह सूचना दे दी है कि आप चाहें जितना जोर लगा लो, आप चाहें जितने झूठे आरोप नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर या बिहार सरकार पर लगा लो, लेकिन आप चुनाव हारने जा रहे हो। ये संभव है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मानसिक संतुलन तात्कालिक रूप से डगमगा जाता है कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, पैसा भी
इतना समय भी, और मेरा फिजिकल एक्सपेंस भी बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यदि बिहार की जनता मुझे वोट देने को तैयार नहीं है तो हो सकता है राहुल गांधी के लिए कुछ, राहुल गांधी के मन में कोई खींच हो रही हो। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मैंने अभी तक जितना बिहार को जाना है, समझा है और पढ़ा है, बिहार गालियां देने की वजह से राहुल गांधी आपको वोट नहीं देगा। बिहार का चाहे वो शिक्षित वर्ग है, चाहे वो अशिक्षित वर्ग है, राहुल गांधी वो आपकी गालियों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए सोचने का विषय है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना के बहुत पहले कहा था कि ट्रंप अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब उनको लग जाएगा कि मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, मोदी भारत के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, मोदी भारत के हितों के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देगा, तब ट्रंप के सामने एक ही रास्ता होगा कि वो भारत की सरकार को गिराए या भारत में अव्यवस्था फैलाए, और अव्यवस्था फैलाकर भारत सरकार को अमेरिका के आगे झुकने के लिए मजबूर करे। हालांकि अव्यवस्था फैलने पर भी नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुक जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल ट्रंप भी उसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा बिहार में राहुल गांधी बोल रहे हैं। ट्रंप रोजाना नई कहानियां सुना रहे हैं। हालांकि ये बात आप सबको पता होगी, भले ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका में भी अपना कद और अपने प्रतिष्ठा को लगातार कम कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा है कि पिछले दिनों कि जब भारत और पाक का युद्ध चरम पर था, मैंने चेतावनी दी भारत और पाकिस्तान को, और भारत को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यह भी कह दिया नरेंद्र मोदी से कि यदि युद्ध नहीं रोकोगे तो ऐसी कार्रवाई करूंगा कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। लगता है राहुल गांधी की पीआर एजेंसी और ट्रंप की एजेंसी सेम है। यानी जो ट्रंप की एजेंसियां हैं वही राहुल गांधी को गाइड कर रही है, और या जिस एजेंसी को राहुल गांधी ने हायर कर रखा है उसी एजेंसी को ट्रंप ने हायर कर रखा है। पिछले दिनों अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत में अव्यवस्था फैलाने के इरादे से एक बयान जारी करा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा, उसका फायदा भारत की जनता को नहीं मिल रहा, उसका फायदा कुछ भारत के उद्योगपतियों को मिल रहा है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनका मकसद था भारत की जनता को भड़काना। वो भारत की जनता के मन में ये बात पैदा करना चाहते थे कि जिस तेल को रूस से खरीदने के कारण भारत और अमेरिका का टकराव हो रहा है, उससे भारत की जनता को फायदा नहीं है, उससे भारत को फायदा नहीं है, उससे बस और बस भारत के कुछ उद्योगपतियों को फायदा है। जब उन्होंने बयान दे दिया तो उसी क्रम के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की एक मोटी और बदतमीज प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता ने, अमेरिका के वित्त मंत्री के उस बयान को रिट्वीट किया। उसने उसको पोस्ट किया और उसने कहा कि अब अमेरिका भी ये कह रहा है
कि ये तेल जो खरीद हो रही है इसका फ़ायदा भारत को नहीं, इसका फ़ायदा भारत के उद्योगपतियों को करना। मतलब गाइडेंस अमेरिका से आई कि इस लाइन पर चलना है। उस गाइडेंस को पकड़ा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने, और अब एक और व्यक्ति सामने आया, और ये व्यक्ति हैं रघुराम राजन, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है। इससे पहले कि पूर्व गवर्नर ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। रघुराम राजन के पास अमेरिकी नागरिकता भी है, और उनके इंटरेस्ट भारत में कभी भी नहीं रहे, उनके इंटरेस्ट अमेरिका में है। यूपीए सरकार ने उनको रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था, इसलिए नहीं कि उन्हें भारत के हितों के हिसाब से रिजर्व बैंक की पॉलिसी बनानी थी, बल्कि अमेरिका के निर्देश पर बनाया था। और इसलिए बनाया था कि तुम रिजर्व बैंक में बैठकर ऐसी नीतियां बनाओ जो अमेरिका के हितों में हो और अमेरिका के हितों की पूर्ति हो सके। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिन उद्योगपतियों को दिए गए कर्ज पर बहुत सारे सवाल उठाती है, वो कर्ज यूपीए के कार्यकाल में तो दिए ही गए थे। वो कर्ज तब दिए गए थे जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, और उन्होंने उस दौरान इन कर्जों पर किसी तरह की चिंता व्यक्त नहीं करी, किसी तरह की आपत्ति व्यक्त नहीं करी, और कर्जा देने वाले बैंकों से किसी तरीके की चिंता व्यक्त नहीं करी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, वो लोन मोदी सरकार के आने से पहले डिफॉल्ट हो चुके थे। जैसे ही मोदी सरकार आई 2014 में, रघुराम राजन उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने एक नीतिगत बदलाव किया, और नीतिगत बदलाव के अंतर्गत एनपीए की समय सीमा हटा दी, और बैंकों के लिए ये कंपलसरी कर दिया कि आप इस एनपीए को इसी समय अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है, और अपने प्रॉफिट में से इसका प्रोविजन अलग से कर देना, जिससे सारे बैंकों के प्रॉफिट मार्जिन दबाव में आ जाएंगे, प्रॉफिट दबाव में आ जाएंगे। सच पूछो तो आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन का उद्देश्य था कि उन उद्योगपतियों को जो दिए गए कर्ज हैं, जब वो डिफॉल्ट हुए हैं और उनके लोन जो एनपीए हुए हैं, वो एनपीए तत्काल बैंकों की बैलेंस शीट में आए और सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैलेंस शीट माइनस में चली जाए, और इस तरीके से वो आरबीआई का गवर्नर रहते हुए भारत की बैंकिंग प्रणाली को विफल करना चाहते थे। ये मोदी सरकार को गिराने का, कांग्रेस सरकार का और अमेरिका का 2014 का ही पहला प्रयास था। लेकिन उस वक्त भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। मैंने तब भी 2014 में भी अरुण जेटली की बहुत प्रशंसा करी थी, जब उन्होंने रघुराम राजन को आईना दिखा दिया था, और रघुराम राजन के इरादों को भाप गए थे, और भारत ने समय रहते मोदी सरकार ने रघुराम राजन की विदाई आरबीआई से कर दी थी। अब वो रघुराम राजन फिर मैदान में आए। इससे पहले जब भारत बड़े बड़े हथियार खरीद रहा था, चीन को ध्यान में रखकर राफेल सहित तमाम हथियार खरीद रहा था, और अपने यहाँ ड्रोन या अपनी सुरक्षा प्रणाली या अपने फाइटर जेट को विकसित करने की बात कर रहा था, तब भी रघुराम राजन ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और उन्होंने कहा था कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमें किसी से लड़ाई लड़नी है,
क्या हमें किसी पर आक्रमण करना है? मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि भारत दुश्मनों के सामने मजबूत हो। वो चाहते थे कि भारत ऐसी स्थिति में रहे कि यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा छुटभैया देश भी भारत पर आक्रमण करे तो भारत की सरकार असहाय स्थिति में दिखाई दे और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत को पराजित कर सके। ये चाहते थे रघुराम राजन, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाए थे। और अब उन्होंने कहा है कि आखिर रूस से तेल खरीदने से क्या फायदा है। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान को ही अपने शब्दों में दोहराते हुए कहा है कि ये तेल खरीद जो हो रही है इससे भारत की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे भारत के कुछ उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, लेकिन उस कारण अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उससे भारत की बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत को रूस से तेल खरीदने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। रघुराम राजन ने कहा है कि तेल खरीद से भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा और जितना फायदा हो रहा है उधर नुकसान भी हो रहा है। इसलिए इस फायदे और नुकसान पर विचार होना चाहिए और उसके बाद हमें रूस से तेल खरीदने की नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि रघुराम राजन भी कांग्रेस की लाइन को और अमेरिका के वित्त मंत्री की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। मैं इससे पहले कि अगली बात कहूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि कोई भी ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ भारत पर इसलिए लगा रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो या तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जानकार नहीं है या उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ नहीं है और या वो बहुत ही भोला है। यदि वो बहुत भोला है तो उसे गंभीर विषयों पर बोलने से बचना चाहिए। मैंने कई बार आपसे अपने वीडियो में कहा यह बात कि यह तेल भारत और अमेरिका के बीच में विवाद का विषय नहीं है, यह सिर्फ एक बहाना है। याद करिए, रूस अमेरिका और इराक की लड़ाई सद्दाम हुसैन ने लड़ा, बहाना था परमाणु बम, लेकिन परमाणु बम इराक उस वक्त बना नहीं रहा था, मकसद कुछ और था। मैं फिर कह रहा हूं, भारत और अमेरिका के बीच में जो टकराव है वो छिपा हुआ है सिर्फ 2-3 जगहों पर। पहली वजह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी बनाई है मेक इन इंडिया और इसका मकसद है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मेक इन इंडिया का मकसद क्या है? भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट घटेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसका मतलब है भारत की जीडीपी में ग्रोथ होगा और जब हमारे यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारी शर्तों पर होगी, ये भी महत्वपूर्ण बात है, हमारी शर्तों पर होगी। और हमारी शर्तें क्या है कि यदि आप दुनिया के किसी भी देश की कंपनी हो और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हमें आप टेक्नोलॉजी भी दोगे, कुछ खास क्षेत्रों में विशेष रूप से। और जब आप टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो चाहे हमें आँख अमेरिका दिखलाए, चाहे हमारे आँख चीन दिखलाए और चाहे हमें आँख पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कोई भी दिखाए, हम किसी और की ओर नहीं देखेंगे, हम रूस या इजराइल की ओर भी नहीं देखेंगे। अपनी बाजुओं की ताकत से, अपने कंधे पर अपने देश के बने हुए हथियारों से
अपने दुश्मनों को चुनौती देंगे। बस यही नहीं चाहता अमेरिका, यही नहीं चाहता यूरोप। वो चाहता है कि यदि कोई आपके गाल पे चांटा भी मार के चला जाए तो गाल के उस दर्द को दूर करने के लिए जो बाम आप लगाओगे वो बाम भी आप अमेरिका या यूरोप से खरीदो। भारत ने आत्मनिर्भरता की जो नीति अपनाई है नरेंद्र मोदी के टाइम में, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की नीति अपनाई है, ये विवाद का विषय है भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका को लगा था पहले कि शायद भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ नहीं पाएगा, भारत का मेक इन इंडिया प्लान सफल नहीं होगा, इसलिए पूर्ववर्ती सरकारें भारत के प्रति बहुत आक्रामक नहीं हुई। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करना चाहा और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करा, चुप जाओ, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। वो डरा रहे थे भारत को कि पाकिस्तान हमला कर देगा, अपना युद्ध रोक दो, अपने हथियार रोक दो। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी और कार्रवाई में बस पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान में रखे हुए अमेरिकी हथियारों पर भी हमला करा, पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला करा जहां अमेरिका के परमाणु क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और कुछ कर्मी भी मौजूद थे और जो भारत के उस हमले में मारे गए। तब अमेरिका को लगा कि भारत इतना मजबूत हो गया है, भारत इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वो इस बात से सोचकर डर नहीं रहा कि जहां वो बम गिराने जा रहा है वहां अमेरिका के हथियार हैं, वो जहां बम गिराने जा रहा है वहां अमेरिका के नागरिक अपना काम कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों, ये है विवाद का विषय भारत और अमेरिका के बीच में। तेल तो एक बहाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकना है। और जहां तक तेल खरीद का विषय है, ये बात सच है कि भारत के कुछ उद्योगपति भी तेल खरीद रहे हैं और ये बात भी सच है कि उस तेल को वो यूरोप को बेच रहे हैं और उसको बेचने से भारत के कुछ उद्योगपतियों को फायदा भी हो रहा है और सिर्फ उद्योगपतियों को ही नहीं, भारत सरकार को भी फायदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस से तेल भारत सरकार भी खरीद रही है और जो भारत सरकार तेल खरीद रही है उससे भारत को फायदा है। वो इसलिए फायदा है कि रूस शेष दुनिया के मुकाबले डिस्काउंट पर भारत को तेल उपलब्ध करा रहा है और हम शेष दुनिया से जो तेल खरीदते हैं उसमें हमें किसी और करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिस करेंसी का इस्तेमाल करना अमेरिका चाहता है। लेकिन जब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, पहली बात हम डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं और दूसरी बात अपनी शर्तों पर खरीद रहे हैं और तीसरी बात हम उस करेंसी पर खरीद रहे हैं जिस करेंसी का इस्तेमाल करने से अमेरिका को फायदा नहीं है, भारत को फायदा है। ये चिढ़ है अमेरिका की, ये चिढ़ है रघुराम राजन की, ये चिढ़ है कांग्रेस पार्टी की और ये चिढ़ है डोनाल्ड ट्रंप की। इसलिए मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका के वित्त मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस की मोटी बदतमीज महिला प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी हो, चाहे वो रघुराम राजन हो, आपको किसी इस बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में टकराव बस इसलिए है कि भारत तेल खरीद रहा है
और वो तेल भारत सरकार नहीं, भारत के उद्योगपति खरीद रहे हैं, और इसलिए फायदा भारत की जनता को नहीं, भारत के उद्योगपतियों को हो रहा है। तो दोस्तों, तेल भारत खरीद रहा है, तेल भारत के उद्योगपति भी खरीद रहे हैं, भारत के उद्योगपतियों को भी फायदा हो रहा है, लेकिन बड़ा फायदा भारत सरकार को हो रहा है। और तीसरी बात, तेल खरीद रोकने के बाद भी भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप पाकिस्तान के आगे सिर झुकाकर खड़े हो जाएं। और हाँ, यदि आप भारत के नागरिक हो और आप भी ये चाहते हो कि भारत में, दिल्ली में वो सरकार बैठी हो जो अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी विदेशी ताकत के आगे सिर झुकाकर खड़ी हो जाए, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आपको मेरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप भारत के वो स्वाभिमानी नागरिक हैं जो ये चाहते हो कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, भारत अपनी शर्तों पर अपना व्यापार करे, भारत अपनी शर्तों के साथ औरों के साथ जिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तेल बस बहाना है। भारत के मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को रोकने का मकसद है, भारत के आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को पलटना अमेरिका का मकसद है, भारत के फॉरेन रिजर्व को डाउन लाना अमेरिका का मकसद है, और दुश्मनों के आगे भारत को झुकाना मकसद है। इसलिए कांग्रेस, रघुराम राजन या अमेरिकी न्यूज एजेंसियों या अमेरिकी नेताओं या अमेरिकी सरकारों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये समय देश के साथ खड़े होने का है। नरेंद्र मोदी अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे, नरेंद्र मोदी भारत के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप भी भारत के साथ लड़ने में कोई योगदान देना चाहते हो तो बस कुछ और मत करो, लेकिन रघुराम राजन जैसे लोगों का और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों का पुरजोर विरोध करो और भारत सरकार के साथ खड़े हो। दोस्तों, चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।